हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट February 2020 and science and technology current affair. So without further delay, let's jump into our first current affair. So सबसे पहले है current affair about dark net. So recently NCB Narcotics Control Bureau arrested country's first dark net narcotic operative. एंड इसके ऊपर एलिगेशन ऐसे थे कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स को उसने अब्रॉड पार्सल किए. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डार्क नेट. सो डार्क नेट इज आल्सो नोन एज अ डार्क वेब. और ये ऐसे इंटरनेट का पार्ट है जो आपको नॉर्मल गूगल या बिंग या ऐसे कोई याहू सर्च इंजन से नहीं मिल सकता. साथ साथ में ऐसा कोई आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं जैसे कि क्रोम, सफारी, ओपेरा जैसा कुछ है, उससे ये आपको एक्सेसिबल नहीं होता. सो इसके अंदर जनरली क्या होता है, तो नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच मेक इनएक्सेसिबल बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उन सभी को क्या कहता है, ISP होता है. कभी कभी ISP उसको ब्लॉक करते हैं या तो कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको ब्लॉक करती है. अब उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक ब्राउजर सच एज द ओनियन रिंग. एब्रिविएशन इज टॉर ब्राउजर. बट टॉर ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, जो ये हैकिंग वगैरह है उसका एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए. Now, darknet itself a part of a deep web. So, what is a deep web? Web is a broader concept. अब deep web में क्या क्या आता है, सभी के पासवर्ड सेव होते हैं, बैंक डिटेल सेव होती है, गवर्नमेंट के डिटेल सेव होते हैं, फिर सर्वेलेंस के डेटा होते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है. वो सारी चीजें कहाँ पे होते हैं, डीप वेब में होती है, जो जनरली एक्सेसिबल नहीं हो सकती है. बट डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज अ डार्क वेब. पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं. तो सबसे पहले ये सरफेस वेब है विच विल बी एक्सेसिबल बाय गूगल, याहू, बिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर आता है डीप वेब. दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड डीप वेब. डीप वेब में क्या क्या आता है, जैसे हमने बोला, मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड सब्सक्रिप्शन ओनली इंफॉर्मेशन. जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स में सब्सक्राइब किया है तो फिर नेटफ्लिक्स का आपको ही अवेलेबल होगा, स्पॉटिफाई का आपको ही अवेलेबल होगा, सभी को अवेलेबल नहीं होगा. तो इट ऑल पार्ट ऑफ डीप वेब. बट डीप वेब में कुछ ऐसा है दैट इज कॉल्ड डार्क वेब. अब ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज हम किस में करते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में करते हैं, कोई स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए करते हैं, ड्रग का ट्रैफिकिंग के लिए करते हैं, इंटरनेट पोर्नोग्राफी के लिए करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, जैसे कि फंड को इधर इधर घुमाना बिटकॉइन के मार्फत. तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, डार्क वेब, विच इज पार्ट ऑफ अ डीप वेब. ओके, सो द टोटल जो भी हमारा डेटा हमें गूगल याहू में मिलता है, इट इज ओनली 4%. एंड मोस्ट ऑफ द डेटा इज डीप वेब डेटा. तो डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें सर्टेन टाइप का पासवर्ड चाहिए, सर्टेन टाइप की परमिशंस चाहिए. और डार्क वेब हम इजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, और इसके लिए कुछ अलग ही तरीके की इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्टीज चाहिए, विच इज कंप्लीटली इलीगल. तो ये अगर आपने किया, देन यू माइट बी लैंड इनटू वेरी बिग ट्रबल. सो एज वी सेड, कभी कभी डार्क वेब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, नेशन स्टेट को थ्रेट करने के लिए, कोई एक्टर्स को थ्रेट करने के लिए, किसी का अकाउंट आप हैक करते हैं, या तो फिर कोई ऐसे बैड गाइज होते हैं जो अपने अंदर अंदर जो उनका कम्युनिकेशन है, या तो फिर अंदर अंदर उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ से वो फंक्शन करते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट डार्क वेब. प्लीज मेक श्योर आपको डार्क वेब एंड सरफेस वेब के बारे में थोड़ा अंदाजा हो. The second current affair is about SATHI. So SATHI stands for Sophisticated Analytical and Technical Help Institute. So Department of Science and Technology has launched a unique scheme. ये किसके लिए हमने की है, तो to address the need for building shared, professionally managed, strong scientific infrastructure in country which readily accessible to academia, startups, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड R&D लैब. तो इन सभी को हेल्प करने के लिए हमें एक साथी जैसा एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की है. ओके, सो व्हाट विल इट कैटर, इट विल गिव अस हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग, thus avoiding duplication and reduction on dependency on foreign resources. तो कोई भी हमारी कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे है कि बुरे है, उसकी क्वालिटी क्या है, देन इट विल बी चेक्ड अंडर साथी इंस्टीट्यूट. To address the problems of accessibility, maintenance, redundancy, and duplication of
एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इन द इंस्टीट्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने ऑर्डर किया एक्स मशीन, तो वो एक्स मशीन अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसकी क्वालिटी चेक कौन करेगा? तो क्वालिटी चेक विल बी हैंडल्ड बाय साथी। फाइन। तो इट विल गिव अस द स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ collaboration between institutes across the discipline, take advantages of development, innovation and expertise in a diversified areas. साथ ही के बाद हमारे पास करंट अफेयर है, इट इज अबाउट क्लासिकल स्वाइन फीवर। द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेटरनरी रिसर्च हैज डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन टू कंट्रोल क्लासिक स्वाइन फीवर। अब क्लासिक स्वाइन फीवर क्या है? सबसे पहले हम जो ये वैक्सीन बनाते थे, वो वैक्सीन किसके ऊपर ट्राई करते? रैबिट पे ट्राई करते। दैट इज व्हाई इट हैज लेड टू sacrificing large amount of rabbit which is not healthy। तो ये जो अनएथिकली, मतलब ऐसे तो एथिकल है बिकॉज वी आर हेल्पिंग सम अनदर स्पीसीज एट द स्टेक ऑफ वन स्पीसीज, तो ये एक्चुअली एथिकल नहीं कहा जाता। तो इसको एथिकल बनाने के लिए हमने ये जो बनाया, इट विल सेव रैबिट, क्योंकि ये जो हमने नई वैक्सीन है वो रैबिट के बिना हमने की है। बिसाइड्स ये वैक्सीन 2 साल तक उसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जो अभी करंट वैक्सीन है वो 3 से 6 साल तक प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ वन हेल्थ इनिशिएटिव। तो क्लासिक स्वाइन फ्लू के बारे में हम थोड़ा फैक्चुअल डिटेल जान लेते हैं। इट इज अ वायरल डिसीज, कंटेजियस डिसीज, एंड इट कैन सीन इन अ डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड स्वाइन। मेक श्योर you remember these disease does not harm humans। ये human में फैलता नहीं है। even you consume swine तो ये humans में फैलता नहीं है, but still we have to take precautions and adversaries to make sure ये humans में ना ही आए, unlike corona virus। तो कंसर्न क्या क्या है? तो इट इज अ बिगेस्ट पिग डिसीज इन इंडिया, एंड 2019 में ये सबसे बड़ी कॉज थी कि इंडियन पिग्स की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कम होती गई। That is why India need nearly 22 million dosage of this vaccine per year। अब देखिए इतना ज्यादा अगर हम like 50% भी इसका हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, then it will be burdening our exchequer। Just imagine इसको हम इंडिजीनियसली डेवलप करना चालू करते हैं तो कितना ज्यादा हमारी इंडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, और जो हमारे लोकल पीपल है उनको हम रेम्यूनरेशन दे पाएंगे। Now the next current affair is about reverse osmosis। Recently NGT ने गवर्नमेंट को बोला है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के जो भी यूजेज है उसको बैन किया जाए। क्यों बैन किया जाए? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पानी को वेस्ट करता है, और पानी को वेस्ट करने के साथ साथ ये काफी सारा जो अपना ह्यूमन बॉडी को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल देता है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर वेस्टेज, और पानी कोई अच्छा रहता नहीं है, हमारे में काफी सारी डेफिशिएंसी क्रिएट होती जा रही है। सो व्हाई इट इज सेड, तो करंट सिनेरियो के बारे में अगर बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अभी बोलता है कि 1 लीटर में 500 मिलीग्राम जितना सॉल्ट डिसॉल्व होना चाहिए, या तो फिर अप टू 1200 मिलीग्राम जितना सॉल्ट अगर डिसॉल्व हुआ तो इट इज एक्सेप्टेबल। and this salt can be magnesium, calcium, sulfur etc etc। but reverse osmosis क्या करता है? इन सभी को निकाल देता है, और ये जो लिमिट है 500 mg वो कहां तक ले आता है? 150 मिलीग्राम पर लीटर ले आता है, which is not acceptable। ये पानी पीना हमारे लिए हेल्दी नहीं है। लेट अस सी व्हाट इज द होल प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व अ सॉल्वेंट, वाटर जैसा एक सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या करता है कि जब भी कोई पानी इसके मेम्ब्रेन के अंदर से जाएगा तो वो उसके अंदर के जो भी एक्सेसिव मिनरल होंगे उन सभी को सकअप कर लेगा। और ये सकअप करने के लिए हमें कैसी सिचुएशन चाहिए? अ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करते हैं कि ये जो पानी का फ्लो है पहले प्रेशर ज्यादा होता है और फिर कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे एक मेम्ब्रेन आती है, तो यहाँ से फोर्सफुली उसको एंटर करता है। फोर्सफुली एंटर करेगा तो जो भी मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर डिसॉल्व्ड, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सभी को वो सकअप कर लेगा और क्लियर पानी को बाहर निकालेगा। जब क्लियर पानी को बाहर निकालेगा वो कैसा होगा? लो प्रेशर साइड होगा। अब प्रॉब्लम क्या है आरओ प्लांट के साथ साथ? तो एक सबसे पहले कि जो सॉल्ट वाटर बाहर निकलता है तो वो सॉल्ट वाटर हम कहाँ पे डालेंगे? तो इट माइट गो टू ग्राउंड वाटर, या तो फिर अगर आप कोस्टल एरिया के पास में है तो आप शोर के आसपास छोड़ दोगे, तो वहां पे सॉल्ट का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा
तो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना। प्लस जो बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, जो ओशन के आसपास चल रहे हैं, जहां से हम सी वाटर को क्लीन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे ओशन के पानी को सकअप करना पड़ेगा। अब ओशन के पानी को सकअप करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो ये प्रेशर के साथ साथ जो छोटी छोटी फिशेस और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो भी सकअप हो जाते हैं, दे आर गेटिंग किल्ड। ओके, दे आर ऑल्सो गेटिंग सक्ड एंड किल्ड। तो मरीन लाइफ की भी हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉस मिलता है। साथ में जो भी फ्रेश वाटर अगर ग्राउंड से निकाला गया, फ्रेश वाटर निकाला गया, उसको ट्रीट किया गया, और जो वेस्टेज वाटर है विच इज सॉल्टी वाटर, इट ऑक्यूपाइज द ग्राउंड वाटर। तो फिर आसपास के जो लोग हैं ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, उनको अनहेल्दी वाटर मिलेगा। सो द नेक्स्ट डिबेट इज आरओ वाटर रियली हेल्दी? अब यहाँ पे ना ये डिबेटेबल है। कुछ कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि इट इज हेल्दी, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट सकअप कर लेता है, कोई ऐसा बोलता है कि इवन द न्यूट्रिएंट नहीं मिलते देन इट इज फाइन, हमारे पास और ज्यादा रिसोर्सेज है, जैसे कि फूड है और ज्यादा फ्लूइड्स है जो हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, तो इट इज नॉट सो अनहेल्दी। कोई कोई ऐसा बोलता है कि इट इज नॉट हेल्दी, सो इट इज ऑल्सो अ डिबेटेबल थिंग। बट एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि इट रिमूव्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम एंड कार्बोनेट्स। बट अभी जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो क्या करता है कि वो पोस्ट ट्रीटमेंट ऐड करता है। पोस्ट ट्रीटमेंट ऐड मतलब पहले क्लीन कर दिया, तो अभी उसका सॉल्ट डिसोल्यूशन कितना होगा, 50 मिलीग्राम पर लीटर। अब पोस्ट ट्रीटमेंट में वो यहाँ पे सॉल्ट को ऐड करना चालू कर देगा, तो सॉल्ट को ऐड करते करते वो लेवल कहां तक ले आएंगे, 50 मिलीग्राम पर लीटर लेवल तक ले आएंगे। सो इट इज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक। सो नेक्स्ट करंट अफेयर is about ease 3.0. तो recently finance minister निर्मला सीतारमन launch ease 3.0 for tech enabled banking system. किसके लिए? tech enabled banking system, although it is related to financial services but it is tech related. So tech related, that is why it becomes important for science and emerging technology in India. तो इसके लिए क्या होगा, तो ये दो चीज करेगा। एक, पाम बैंकिंग, मतलब पाम बैंकिंग, हाथ में ही आपका बैंकिंग स्टार्ट कर देगा, तो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ए बंदा पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बी को इजीली ट्रांसफर कर देगा, पहले जैसा नहीं कि 24 घंटे वेट करना पड़ेगा या तो फिर बैंक में जाना पड़ेगा। ओके, सो इट विल क्रिएट द ईज ऑफ बैंकिंग। साथ साथ में इट विल एड बैंकिंग ऑन गो। तो दिस इनिशिएटिव, इससे क्या होता है कि जो जो हमारे बहुत ही ज्यादा विजिटेड प्लेसेस है, जैसे कि मॉल हो गए, थिएटर्स हो गए, या तो फिर फन पार्क हो गए, तो इन फन पार्क सभी जगह पे हम ऐसा आउटलेट बनाएंगे जहां से इजीली आप बैंकिंग को यूज कर सके। सो इट इज द इनिशिएटिव टू ट्रिगर पेपरलेस एंड डिजिटली enabled बैंकिंग एट प्लेसेस वेयर पीपल विजिट द मोस्ट। आप बैंक नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोज कोई पार्क में जाते, मॉल में जाते, तो वहां से आप बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो। सो जनरली ये ईज क्या है, तो ईज इज अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पीएसबी एमिंग एट इंस्टीट्यूलाइजिंग द क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। क्लीन बैंकिंग मतलब आपको कोई बीच में हजार्डस ना है, और स्मार्ट बैंकिंग मतलब एकदम फास्ट बैंकिंग, आपको रियल टाइम सोल्यूशन उसके मिलते जाए। इट वाज लॉन्च इन 2018 जनवरी, उसके बाद ईज 2 आया, और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड ईज 3। फाइन, सो ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर is about solar orbiter mission. Recently this orbiter mission was launched by NASA collaborating with ESA. So it is a between European Space Agency plus NASA. So this mission is dedicated to solar and heliospheric physics. Last month current affair में हमने देखा था कि what is a heliosphere. Heliosphere is a sphere created by sun's outward magnetic rays and interstellar wind. It creates certain kind of a bubble through the both activity. तो इसको कहा जाता है हेलियोस्फीयर। अब ये हेलियोस्फीयर को पढ़ने के लिए एंड सोलर को पढ़ने के लिए सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया है। तो इट विल प्रोवाइड इमेजेस ऑफ सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल एज वेल एज, एंड इट विल बी 7 year लॉन्ग मिशन। उसके साथ हीट को कंट्रोल करने के लिए एक टाइटेनियम हीट शील्ड क्रिएट किया गया है। टाइटेनियम हीट शील्ड क्रिएट किया गया है विद द कोटिंग ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये अप टू 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक
हीट को बेयर कर सकेगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे आपको सेल्सियस में करना है, देन यू शुड नो इट, प्लीज फाइंड इट आउट इन गूगल कि इसको आपको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि सन कैसे हेलियोस्फीयर को क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है। सबसे पहला ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एंड इट विल बी द मेन फोकस ऑफ स्टडी। एंड कौन से दूसरे क्वेश्चंस को देना है कि जैसे कि कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होता है, सोलर विंड कैसे उसको वहां से बाहर निकलते हैं, सोलर के अंदर से एनर्जेटिक पार्टिकल कहां से बाहर निकलते हैं, कैसे बाहर होते हैं और वो पूरे हेलियोस्फीयर में फैले हुए हैं, उसकी भी स्टडी करना है। साथ साथ में सोलर डायनेमो कैसे काम करता है एंड हाउ इट इज कनेक्टेड बिटवीन सन एंड द हेलियोस्फीयर। कैन हेलियोस्फीयर बी एक्सपैंडेड फर्दर द करंट द लिमिट, या तो फिर वो कम हो सकता है। अगर जैसे हमें पता है कि सन इज बिकमिंग वीक एंड वीक, मतलब ओल्डर एंड ओल्डर, तो फिर ये हेलियोस्फीयर कम होता जाएगा या तो फिर बढ़ता जाएगा, दैट वी डू नॉट नो। एंड व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस ऑन अर्थ्स इलेक्ट्रॉनिक अर्थ मैग्नेटिक स्फीयर, दिस विल बी आवर क्वेश्चन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन्स मैग्नेटिक फील्ड and solar wind are the key because they contribute in a space weather। and साथ में जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसको भी वो कभी कभी तकलीफ में लाता है, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी तकलीफ में लाता है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एस्ट्रोनॉट रहे हैं उनके ऊपर इसकी हैवी इफेक्ट होती है। एज वी हैव सीन इट गिव्स नियरली 10-fold मोर रेडिएशन टू एस्ट्रोनॉट विच आर इन अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इट विल टेक 2 years टू रीच सर्टेन ऑर्बिट कि जहां से वो सन की स्टडी कर सके। एंड दिस विल वर्क विद द नासास पार्कर सोलर प्रोब। अब पार्कर सोलर प्रोब विच इज करंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसको भी ये हेल्प करेगा और उसके जो भी डेटा है उसके साथ ये कंबाइन करके हमें जो भी डेटा है वो हमें देगा। द 7th current affair is about Euronet. Recently, Election Commission of India has been awarded silver for excellence in governance. ओके तो ये गवर्नेंस क्या है इसका, तो गवर्नेंस के लिए उनको यूरोनेट जो उन्होंने बनाया है, यूरोनेट को अवार्ड मिला है। व्हाट इज यूरोनेट? तो यूरोनेट इज अ कॉमन डेटाबेस फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद द डेटा ऑफ 91 करोड़ इलेक्टोरल्स। अब ये 91 करोड़ इलेक्टोरल का जो भी डेटा है वो डेटा प्रोसेस करना, नेक्स्ट टाइम जो भी उनको सर्विसेज चाहिए, जो भी इलेक्शन कमीशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्विस सारी उनको यूरोनेट के थ्रू मिल सकती है। तो ये यूरोनेट बनाने के लिए और इतना ज्यादा डेटा हैंडल करना और एनालिसिस करने के लिए उनको सिल्वर अवार्ड मिला। तो प्लीज रिमेंबर यूरोनेट इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Next current affair is about Aditya L1. Recently, we have seen the solar orbiter mission of NASA. Now it is time to see India's first solar mission. It is India's first solar mission. It will be space-based observatory. और space-based observatory मतलब वहां पे जो डेटा आएगा वो वहीं पे प्रोसेस होगा और फिर जाके उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें पृथ्वी पे मिलेगा। जनरली सैटेलाइट्स क्या करते हैं, यहाँ से डेटा जाता है, वहां से डेटा कुछ और मिलता है, वापस अर्थ में देता है और अर्थ में उसका प्रोसेसिंग होता है। नहीं, बट यहाँ पे क्या होगा, वो वहां पे स्पेस बेस्ड ही रिसर्च होगा। किस यहाँ पे 7 पेलोड होंगे। 7 पेलोड क्या क्या कि सन की कोरोना की स्टडी, सन में से आने वाले एमिशंस की स्टडी, सोलर विंड एंड फ्लेयर्स की स्टडी, कोरोना से जो होने वाला मास इंजेक्शन है उसकी स्टडी, एंड इट विल गिव अस द राउंड क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन के पूरे दिन में सन की कोई पोजीशनिंग में फेरफार होता है, उनमें चेंजेस आता है, सन का आउटर लेयर चेंज होता है, तो इट विल गिव अस द राउंड क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। ऑब्जेक्टिव द आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करना, कोरोना की स्टडी करना एंड द क्रोमोस्फियर की स्टडी करना। उसके सारे डेटा को वो कलेक्ट करेगा और साथ साथ में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के लिए वो उसकी में मदद करेगा। तो आदित्य L1 कहाँ पे वो प्लेस किया जाएगा, तो प्लीज लुक इट हियर, इट इज L1। व्हाट इज इट, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सिचुएटेड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द लाग्रांजियन पॉइंट 1। व्हाट इज लाग्रांजियन पॉइंट 1, we will see. So first of all, Lagrangian points are the location in a space. See, it is a location in a space where
combined gravitational pull of two large masses roughly balance each other. ये सन है और ये अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल पुल यहां तक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल यहां तक है। तो ये जो सिचुएशन हो गई, यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी बैलेंस्ड, ना ए साइड पे खींचेगा ना बी साइड पे खींचेगा। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड लाग्राजियन पॉइंट। ओके, एंड हेलो ऑर्बिट इज अ पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट। जनरली आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा होता है, 2D होता है, बट इट विल बी पीरियोडिक 3 डायमेंशनल, मतलब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, साइड में भी मूव हो सकता है। तो इट विल बी अराउंड L1, L2 और L3 पॉइंट्स। लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स। देखिए, इट इज अ सन एंड नाउ इट इज अ अर्थ। तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है यहां तक काम करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल यहां तक काम करता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों का फोर्स इक्वल होगा और सिचुएशन वहां पे स्टेबल होगी, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे। ऐसे पॉइंट को लाग्राजियन पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल ऐसे कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। देखिए 5 पॉइंट में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कैसे, कि अगर आपने पॉइंट 3 पे कुछ चीज प्लेस करनी है, उससे थोड़ा मिस जजमेंट हो गया और आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, तो धीरे 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 वो रिवॉल्व करती 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 कहाँ जाएगी, धीरे धीरे वो सन के अंदर खींची जाएगी। ओके, और दूसरे ऐसे है 4th एंड 5th। तो 4th एंड 5th आर स्टेबल। अगर आपने हल्की सी भी यहाँ प्लेस कर दी तो फिर वो कैसी ऐसी इलेप्टिकल बनाना स्टार्ट कर देगा और वो सन के अंदर खींचा नहीं जाएगा। तो हमारा जो अभी आदित्य L1 है, इट विल बी प्लेस्ड हियर। जस्ट इमेजिन इट इज द सन और ये इतना नजदीक प्लेस किया जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टडीइंग द सन एंड सोलर विंड? First of all, let us see why sun is important. Because sun is the only star we can study up so close. Otherwise, we have to we have to exit the current solar system और दूर जाके हमें study करनी पड़ेगी. So sun is the closest star what we have. Plus, sun is the only source of light that we have. So it is really important to study sun. साथ में सन के अंदर से आने वाले जो सोलर विंड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शेकअप कर लेते हैं और अर्थ के जो रेडिएशन बेल्ट है हमारे, जो पूरा आइनोस्फीयर है, उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स को वो छोड़ता है। दैट इज व्हाई उसके हिसाब से काफी सारे ऑरोराज होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में वीकनिंग आती है, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब बन जाता है, हम सोलर वेदर पूरा पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कभी कभी वेदर सैटेलाइट में भी मिसकम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सी इट। एंड इसकी सैटेलाइट्स पे कभी कभी एडवर्स इफेक्ट हो जाती है कि सैटेलाइट कंप्लीटली जो अर्थ का यहाँ का रिसर्च बॉडी है उससे वो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है और सैटेलाइट डिफंक्ट हो जाता है। और साथ में वी नीड सेफ्टी एंड प्रिपेयरनेस। अगर हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज्यादा करना है तो स्पेस की स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थ्रू एंड फ्रो। तो जो स्पेस विंड है दे डोमिनेट द करंट स्पेस एनवायरनमेंट एज वी ऑल नो। तो जो हमें वहां पे स्पेसक्राफ्ट भेजने हैं या एस्ट्रोनॉट भेजने हैं, अगर हमें उनको पता नहीं है कि वहां पे कैसी इफेक्ट होगी तो फिर हम उसको भेज नहीं सकते। दैट इज व्हाई वी नीड सर्टेन डेटा विच इज वेरी वैल्यूएबल फॉर फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, तो 9th करंट अफेयर is about Ask Disha. तो आस्क दिशा द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC, इसका एब्रिविएशन है IRCTC। तो IRCTC ने अभी बोला है कि आस्क दिशा चैटबॉट हैज बीन लॉन्च इन अ हिंदी एज वेल। अर्लियर जब ये लॉन्च हुआ था तो इट वाज ओनली एन इंग्लिश लैंग्वेज, बट अब उसने हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है। तो जो भी हमारी रूरल पॉपुलेशन है जो इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं समझती, तो वो भी आस्क दिशा से हेल्प ले पाएंगे। व्हाट इज इट? इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। आपको आस्क दिशा, अगर आप IRCTC की साइट पे गए तो आपको राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पे वो मिल जाएगा। दिस इज द मस्कॉट ऑफ आस्क दिशा। ओके, ऐसा दिखेगा। दिस इज द आस्क दिशा इन IRCTC. The last current affair for today's video is RISE 2020. What is the RISE 2020? It is a responsible AI for social empowerment and 2020. See, it is a maiden summit on artificial intelligence. Okay, it was held in it will be held in April
in New Delhi. So it is India's first artificial intelligence summit to be organized by government in partnership with industry and academia. अगर ऐसा पूछा जाए कि recently RISE 2020 was in a news, so what is it all about? Sorry, it is about social empowerment in the field for artificial intelligence. Thank you very much. I hope you get valuable information for your UPSC prelims and mains as well.